श्री काशी विश्वनाथो विजयतेतरा। यह कृति लेखिका डॉक्टर शबनम खातून ने अपने मरहूम पिता हफीज़ अहमद जी को समर्पित की है। हफीज़ अहमद आजीवन सैन्य सेवा में समर्पित रहे। उन्होंने राष्ट्र के लिए जो योगदान दिया है उनके प्रति यह कृतज्ञता बनती ही है। डॉक्टर शबनम ने उन्हीं से लिखने, पढ़ने और बोलने का सलीका सीखा। काशी के संगीताचार्य पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य। आज हम इस पुस्तक के विमोचन समारोह में आप सभी का स्वागत करते हैं। इसके पहले कि पुस्तक का विमोचन हो, हम आपको इस पुस्तक के लिखने के एक सफ़र पर ले चलते हैं। यह बैठका है पद्मश्री डॉक्टर राजेश्वर आचार्य का। यह सिर्फ एक बैठका नहीं, बल्कि स्मृतियों का एक ऐसा खजाना है जहां पिछले 6 दशकों से काशी में घटित होने वाली तमाम सांगीतिक साहित्यिक घटनाओं के दस्तावेज किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। इस बैठके को दिखाने का हमारा अभिप्राय सिर्फ इतना है कि यह एक कलाकार का घर नहीं, बल्कि अपने आप में एक बस्ती है, जिस बस्ती में तमाम ऐसे संस्मरण, तमाम ऐसी कहानियाँ, तमाम ऐसे किस्से जुड़े हुए हैं जो हमें डॉक्टर राजेश्वर आचार्य जी से बहुत करीब से जोड़ सकते हैं। डॉक्टर आचार्य अपने घर के पेड़ पौधों से भी इस तरह मिलते हैं जैसे वो उनसे बातचीत कर रहे हों। उनसे बातचीत का लंबा सिलसिला इसी बैठके में डॉक्टर शबनम खातून के साथ चला। प्रस्तुत हैं कुछ झलकियाँ। ऐसा है कि मंच पर बैठने के बाद जब उधर से लाइट आती है और आंख चमकियाती रहती है, उसी 1-2 क्षण के भीतर बैठते समय देखना पड़ता है कि कैसे कैसे लोग बैठे हैं यहाँ, किस वर्ग के हैं, विद्यार्थी वर्ग के हैं, युवा हैं, एलीट हैं, कैसे हैं। इस क्षण के चौथाई भाग में अभ्यास करने के कारण सार्वजनिक जीवन में घूमते हुए विशिष्ट व्यक्तित्वों पर भी ध्यान जाता है, जिसे प्रायः लोग सामान्य समझ के छोड़ देते हैं। उसमें विशेषताएं खोजना एक लाभप्रद कार्य होता है। घूम रही है, कलाकारों के साथ है, संस्था में है, एक्टिव है, कहाँ से हम क्या बना लें, कौन सामान्य चीज में विशेष दिख रहा है। वो पत्ती भी हिलते जुलते कुछ सोच सकती है। पत्ती तिरछी है तो क्या सोच रही होगी, या फड़फड़ा रही है तो याद आता है कि पीपर पात सरिस मन डोला। ठीक है, जायसी लिखते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी। पूरे अपने अस्तित्व से हिल रही है। पीपर पात सरिस, पीपर की पत्ती ऐसे हिलती है। ठीक है। और वही तुलसीदास जब कहते घन घमंड न बगर जत घोरा, घन घमंड न बगर जत घोरा, पियाहीन सर डरपत मन मोरा। ये सरपत कैसे 4 भाग में होता है। डरपत, पूरा अस्तित्व नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे कैसे 4 भागों में हिल जाता है। तो इस प्रकार चलते चले आए और उसका विवरण खोद खोद के पूछती रही, हम देते रहे। हाँ, कुछ जगह पर मैंने निषेध किया कि उन दूसरों की गलती का उल्लेख करते समय अपने साथ उसको शामिल कर रहे हैं। तो ख्यात, कुख्यात, विख्यात, सुख्यात ऐसे जो प्रसंग हमारे साथ आए, उनका निषेध किया कि मैं अपने जीवन के साथ उनको शामिल नहीं करना चाहता। इसलिए कई बार मैंने रोका भी। हमें इसलिए ख्याल आया कि नहीं, हमको इनके जब भी मैं इनका कोई लेक्चर सुनती थी या कहीं भी इनको बोलते हुए सुनती थी, तो मुझे ये लगता था कि कितनी चीज़ें इनके अंदर भरी हुई है, कितनी बातें हैं। और पूरा लगता था कि पूरा ये 100 साल का पूरा इतिहास इनके अंदर है काशी का। तो एक बार मैं अपनी किताब काशी की कस्तूरी इनको देने आई, तो आप पढ़ रहे थे किताब को, पढ़े जा रहे थे और मैं सिर्फ इनको ऐसे से देख रही थी। तो फिर मुझे लगा कि ये किताब तो मेरी कंप्लीट हो गई है और आज पब्लिश होकर मंजर-ए-आम पर भी आ चुकी है। तो फिर अब क्यों ना ये दूसरी किताब जो है मैं इन पर लिखूं, क्योंकि इनमें बहुत कुछ है। पूरा बनारस इनमें जैसे लगता है कि समाहित है। और तब मुझे लगा कि मुझे लिखना चाहिए, क्योंकि ये लोग सब पके आम हैं,
कब कब निकल जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ये लगा कि इनके रहते और जब तक ये अपने होश हवास में हैं और अच्छी तरह से अपनी बातों को ये बता सकते हैं, पूरा एक इतिहास लंबा बता सकते हैं, चाहे वो सांगीतिक हो, सांस्कृतिक हो, राजनीतिक हो, काशी का पूरा इतिहास और एक ठेठ बनारसीपन का जो जो चीज़ें हैं इनमें, वो सब सारी चीज़ें हम इनसे ले सकते हैं जो कहीं किसी किताबों में नहीं मिलेंगी, क्योंकि जो इतिहास हमारा इन्हीं बुजुर्गों पर ही तो डिपेंड करता है। तो ये सब धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी और आने वाली नस्लें बहुत सी चीज़ों से महरूम हो जाएंगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे इन पर लिखना है और फिर लिखा। और कुछ गढ़ने का जो संकल्प देखा वो अच्छा था, इसीलिए भी मैंने पहले तो कलेक्शन कचरा कुछ था कहता गया, उसके बाद सिलेक्शन के तौर पर मैंने कहा कि यह औचित्य है, इसको ऐसे ले लो, ऐसे ले लो। और इस तरह से मेरा जो जीवन बीता, पिछले 50 वर्षों में जितना परिवर्तन आया है समाज में, विषयों की अभिव्यक्ति में, कि आदमी साहित्य गढ़ता है कलम और फिर अपने अनुभव के पटल पर पाई हुई संवेदनाओं को व्यक्त करना चाहता है, वो आत्मविज्ञापन करना चाहता है कि आत्माभिव्यक्ति करना चाहता है। यह मेरा विषय रहा है और इस दृष्टि से इनको भी कुछ अलग लगा। ये लिखती रहीं और अपने श्रम में दिखती रहीं। इस पुस्तक को लिखने में कितना समय लगा और किस तरह की चुनौतियों से गुजरना पड़ा आपको? देखिए, ये तो सवाल अरविंद जी आपका बहुत ही अच्छा है कि इस पुस्तक को लिखने में हमको तो बहुत टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मैं बहुत जुझारू हूँ। मैं दिन रात कभी भी मैं देखती नहीं हूँ और मैं कई घंटे बैठे मैं लिखती रह जाती हूँ। मेन ये हुआ कि इनसे कलेक्ट करने की चीज़ें वो हमारे लिए बहुत चुनौतीपूर्ण रहा। और दूसरी बात ये भी कि पंडित राजेश्वर आचार्य जी की बातों में इतना विस्तार होता है कि बात में शाख दर शाखें निकलती हैं। तो मुझे ये नहीं समझ आता कि हम रूट पकड़े कि शाख इस शाख को पकड़े कि इस शाख को पकड़े। तो उस वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण होता है कि हम जो हम लिखना चाह रहे हैं या हम जो पूछना चाह रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा विस्तार में वो बातें चली जाती हैं कि असली चीज़ भी छूट जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में अक्सर मेरे साथ ये हुआ कि मैं चुपचाप धैर्य के साथ चुपचाप सुनती रही, क्योंकि राजेश्वर आचार्य जी का ये है कि अगर हम BHU के बारे में उनसे पूछेंगे तो आप जो है बाबतपुर एयरपोर्ट से शुरू होंगे और एयरपोर्ट के सारे रास्ते को बताते हुए तब वो आएंगे यहाँ पे काशी हिंदू विश्वविद्यालय। तो इतने में आपके लिए बहुत सब्र की ज़रूरत है, बहुत पेशेंस की ज़रूरत है, आप बैठे रहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि जितनी बातें उन्होंने एयरपोर्ट से काशी BHU तक की बताई वो यूं ही रही, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है, इसलिए हमको वो उस टाइम लगा कि नहीं अभी हमारी ज़रूरत की चीज़ बताएं। लेकिन वो सब भी बातें रिकॉर्ड करके आर्काइव में रखने लायक है। तो 7-7, 8-8 घंटा बैठी रह जाती थी। तो इसलिए बहुत मुश्किल तो होता ही है कोई भी चीज़ लिखना। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि पंडित राजेश्वर आचार्य जी पर लिखना किसी चुनौती से कम नहीं है। सामने है वो 2-4-5 पंक्तियों में मैंने लिख दिया कि तोड़ना, जोड़ना, छोड़ना इत्यादि जो कुछ है वो सब कुछ है। और आशीर्वाद मैंने उनको नामक्षर कविता भी दिया है। आपने आनुवंशिकी जेनेटिक्स के अच्छाई का प्रमाण जो तुम्हारे कृतित्व और व्यक्तित्व है उसको आगे बढ़ाते रहो। लेकिन यह आत्माभिव्यक्ति है, आत्मविज्ञापन नहीं। और अब ज़माना है प्रमोशन का। पहले कहते थे कि उस मारवाड़ी होटल में आपको घर जैसा खाना मिलेगा, आजकल प्रचार में ये आता है कि ममा आज तुमने रेस्टोरेंट जैसा खाना बनाया है। और घर और बाजार में फ़र्क होता है। घर खरीदा नहीं जा सकता, मकान खरीदा जा सकता है, लेकिन अब तो मोहब्बत और नफरत और सबकी दुकानें हैं। दुकान में कम से कम लागत, अधिक से अधिक प्रॉफिट की बात होती है। लेकिन इसको तो कोई प्रॉफिट नहीं था। इसको क्या क्या फिट लगा, क्या क्या अनफिट लगा दुनिया ज़माने में, और क्या सोच के, क्योंकि कभी कभी वानस्पतिक चेतना भी इनको प्रेरित करती है लिखने के लिए। तो मैं तो जीवित मनुष्य हूँ और जिस प्रकार जीवन चला है उसको लिखती रही धैर्य से। इन अच्छी अच्छी चीज़ों का संचयन उसी भ्रामरी वृत्ति से होती है कि प्रत्येक पुष्प के पराग को चूसते हुए शहद बनाकर जिस प्रकार प्रस्तुत करती है, एक तितली लेती है, एक मधुमक्खी लेती है, एक भ्रमर लेता है, उस प्रकार इनकी भ्रामरी वृत्ति अच्छाइयों को ग्रहण करती है। और अच्छी अच्छी बातों का लिखना
करना एक अच्छी बात है। अगर ये देखा जाए कि ये पुस्तक, ये किताब काशी का पूरा दस्तावेज है, एक लिखित दस्तावेज। कहते हैं कि बहुत सी चीज़ें सीना बसीना चलती हैं, तो इनके सीने में भी जो चीज़ें हैं सब सीना बसीना हैं, वो कहीं किसी भी किताबों में आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए इस किताब को हम काशी का दस्तावेज कहेंगे। शायरों की निगाह में जो होश की बूंद है, शबनम है, वह ज़माने और दुख का आंसू है, या तरलता है, या मस्जिद कराना है, प्रकृति का स्नान है सवेरे सवेरे, या जागरण है, यह सब भाव शबनम नाम में छिपा हुआ है। यह रूखेपन को नम करना चाहती है शबनम, कैसी भी शब बीती है, वह भी प्रवृत्ति है, लेकिन ये पहली शबनम है जो जुझारू हुई है। घास पर पड़ी चमकती है, उसके बाद सूख जाती है, ये सूखती नहीं। ये बढ़ गई तो बाढ़ भी लाती है, लड़ाई का पहाड़ भी लाती है। और अच्छा है, एक भले घर में भली चीज भलाई जोड़ दे के लिए भले ढंग से पैदा हुई, आगे भी भला भला करती रहे। तो बस यही एक वृद्ध आशीर्वाद दाता का आशीर्वाद होता है, जो अमित में से समित होकर कुछ देना चाहता है। और एक दृष्टि ये भी होती है कि हम जिस रूप की कल्पना कर रहे हैं उसे जोड़ जोड़ कर मूर्त खड़ी करना, और जो कुछ बाधक है उसे तोड़ तोड़ कर तो पाषाण में प्राण डालने के लिए तोड़ना पड़ता है, और मिट्टी को सोना बनाने के लिए उसको जोड़ना पड़ता है। कहीं कहीं से कहीं खेत भी लगता है, अच्छा तो ऐसा था, ये इनसे मिले, इनसे बातचीत हुई, ऐसे कुछ विस्मयजनक बातें भी आएंगी जो आई हैं प्रसंग में, जो अचर्चित रही। और पंडित पद्मनाभ आचार्य युगांतरकारी साहित्य का यह द्वितीय कुपुत्र, अगर सुपुत्र होता तो कितना अच्छा होता, क्या क्या कर जाता। लेकिन ऐसे ऐसे लोग भारतवर्ष में हुए हैं जिनके यहाँ का कुपुत्र भी जमाने से टक्कर ले सकता है। और बाकी तो इनका अनुभव है, एक खनगन 5 वर्ष की बच्ची से लेके 85 साल की बुढ़िया तक जितना करती है वो सब किया। उपनिषद में कहा गया क्रतो स्मर कृतम स्मर, जो करता है जिन्होंने किया उनको याद करो, और जो किया गया है उसे याद करो। ये हमारी भारतीय परंपरा रही है, इसलिए मुझ में मेरे अपने, मेरे सपने, और जिनका निरंतर नाम जपने में मुझे भगवत अनुभूति होती है, उनको प्रणाम करता हूँ। और इसको कहता हूँ कि ऐसे ही धरती के गर्भ को खोद खोद कर उसमें से मिनरल्स निकालती रहे, समुद्र में डूब के मोती खोजती रहे, मिल जाएगा, का दृढ़ संकल्प है। आगे भी इसी तरह की अच्छी जुझारू और रचना धर्मी ये बनी रहे, क्योंकि बहुत कुछ कर सकती है, जो करना चाहे तो करे। और कृतम स्मर कृतम स्मर, यह छपवा रही है, मुद्रित होकर किस मुद्रा में जाएगी और क्या क्या टीका टिप्पणी पाएगी, ये तो आने वाला भविष्य बताएगा। रीते बीते या गीते बीते समय की वर्तमान से पहचान अतीत के गीत को प्रीत मिले या रीति मिले समर्पित है।